हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का एक अनुप्रयोग हमने देखा था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। आज हम दूसरे अनुप्रयोग की बात करते हैं, वो है हमारा हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा। कि ग्राउंड स्टेट की ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसकी हम बात कर लेते हैं आज। आद्य अवस्था भी कहते हैं ग्राउंड स्टेट को, मूल अवस्था भी कहते हैं। वो जो एनर्जी है वो हम आज कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन न्यूक्लियस है या हाइड्रोजन परमाणु है। इस हाइड्रोजन परमाणु के अंदर आप जानते हो एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसका नाभिक है जो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो हमें निकालना है इसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। तो हम मान लेते हैं ये पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है, पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो ये इसकी नाभिक से दूरी कितनी है, स्मॉल r है। तो पहली कक्षा में पाए जाने के लिए ये 0 से लेके r के बीच में कहीं भी पाया जा सकता है। पाया जा सकता है कि नहीं पाया जा सकता। इसका मतलब इसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो गई, r के बराबर होगी। तो मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता कितनी आएगी, डेल्टा x इज इक्वल टू r। आएगी कि नहीं आएगी। हमें पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डेल्टा x डेल्टा px ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। h क्रॉस बाई 2 से हमेशा ज़्यादा रहेगी अनसर्टेनिटी। तो मैं मान लेता हूँ डेल्टा x जो डेल्टा px है वो लगभग h क्रॉस के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कितनी रहेगी, इससे ज़्यादा रहेगी। तो ज़्यादा कोई क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा मैंने मान ली, लगभग h क्रॉस के बराबर है। तो यहाँ से मैं डेल्टा px निकालूंगा तो वो कितना आएगा, h क्रॉस अपॉन डेल्टा x, जिसको हम लिख सकते हैं h क्रॉस अपॉन r। डेल्टा x की वैल्यू क्या रख दी मैंने, r रख दी। कोई दिक्कत है इसमें। अब अगर ऐसा है, इसका मतलब पहली अवस्था में या ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसके पास मिनिमम इतना क्या होना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए। अर्थात हम लिख सकते हैं न्यूनतम संवेग किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग किसमें, ग्राउंड स्टेट एनर्जी में। वो P मिनिमम है, कितना आएगा, h क्रॉस अपॉन r। आएगा कि नहीं आएगा। गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, p स्क्वायर अपॉन 2m। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, p स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर डॉट 2m। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर। ये काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या निकालना, देखो हमारा जो मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। तो एनर्जी कितने प्रकार की है इस इलेक्ट्रॉन की, एक तो इसके चारों तरफ घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, और दूसरी एनर्जी कौन सी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा। वो किसकी वजह से है, क्योंकि नाभिक में एक प्रोटॉन भी है। क्या है, प्रोटॉन भी है। उस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा वो कितनी आएगी, -ke स्क्वायर अपॉन r। कैसे आई, आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, k पोटेंशियल एनर्जी v इज इक्वल टू क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r होता है। तो इज इक्वल टू k, q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन, q2 क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे आवेश कैसा होता है, नेगेटिव। इसका मतलब -e और अपॉन रेडियस कितनी है, r। तो ये कितना आ गया, -ke स्क्वायर अपॉन r, जो यहाँ आ गया। अतः है कुल ऊर्जा, उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ दें अपन, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर -ke स्क्वायर अपॉन r, जिसको मैं e से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। कोई दिक्कत इसमें।
अब हमें निकालना है इस ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है न्यूनतम कितनी होगी। भाई ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था है, वो हमें निकालनी है। इसका मतलब ये एनर्जी है E, वो न्यूनतम कहाँ होगी, वो उसकी रेडियस कहलाएगी, और कितनी होगी वो न्यूनतम एनर्जी कहलाएगी। तो ये E न्यूनतम होने के लिए जरूरी क्या है हमारा, डेल E अपॉन डेल R क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जहाँ पे ये एनर्जी मिनिमम होगी वहाँ पे। तो कर देते हैं इसका अवकलन। क्या करें अपन, D अपॉन डी आर, ई की वैल्यू कितनी है, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। इसका अवकलन 0 के बराबर कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा त्रिज्या की किस वैल्यू पे एनर्जी मिनिमम हो रही है। अवकलन करो, देखें इसका, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m पहले टर्म में, 1 अपॉन आर स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन आर क्यूब, ठीक है, माइनस के ई स्क्वायर 1 अपॉन आर का अवकलन माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा अपने पास, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर एम अपॉन एम आर क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये माइनस का टर्म है, एक प्लस का है, और दोनों किसके बराबर हैं, 0 के। तो मैं एक को लेफ्ट साइड में रख लेता हूं और जो नेगेटिव साइन वाला है उसको मैं राइट साइड में ले जाता हूं। तो क्या आएगा अपना, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर कैंसिल, कोई दिक्कत। आर की वैल्यू चाहिए हमें, आर कितना आ जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम, आर को इधर ले आया मैं, के ई स्क्वायर क्या चला जाएगा, इसके हर में चला जाएगा, के ई स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा, आर आ गया। अर्थात आर की इस वैल्यू पे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिनिमम। तो इस वैल्यू को मैं मान लेता हूं ये क्या है हमारी, A0, न्यूनतम एनर्जी क्या है, A0 है, कोई दिक्कत। अब ये एनर्जी है वो कितनी होगी वो हमें चाहिए। तो एनर्जी हमारी पता है कितनी है, E इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, टोटल एनर्जी यही है ना, एच क्रॉस अपॉन 2m आर स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। ये कहाँ पे मिनिमम हुई थी, आर इज इक्वल टू A0 पे। तो जो मिनिमम जब होगी तो आर कितना हो जाएगा हमारा, A0, और ये क्या हो जाएगा हमारा, A0 की स्क्वायर। A0 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पुट कर दो तो क्या आ जाएगी, ई मिनिमम या ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी आ जाएगी, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ए नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन A0 की वैल्यू कितनी है, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, क्या आता है। देखो फर्स्ट टर्म है हमारा E मिनिमम इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर। तो जो हर में जो चीज़ है वो कहाँ चली जाएगी, अंश में चली जाएगी, एम के ई स्क्वायर की स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, एच क्रॉस की पावर 4 माइनस के ई स्क्वायर, के ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और क्या है एम के ई स्क्वायर, जो कहाँ चला गया, अंश में चला गया। देखो अब एच क्रॉस स्क्वायर से कट गया, कितने बच गए, 2, एक एम कट गया तो ये एम की एक घात चली जाएगी तो 1 बच जाएगी। तो ई मिनिमम हमारा कितना आ जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर कैंसिल हो चुका, क्या बच रहा है हमारे पास, के स्क्वायर ई की पावर 4, ठीक है, एक एम भी बचा है, एक काटा है हमने, एक एम भी बचा है, एम डिवाइडेड बाई 2, एच क्रॉस की पावर 4 थी, 2 कट गई, कितने बच गई, 2 माइनस यहाँ पे देखो एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो मतलब ये अगर एक पूरी क्वांटिटी है, ये आधी है, तो कितनी बची हमारे, आधी।
ई मिनिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2m के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ये क्या आएगी, हमारी मिनिमम एनर्जी आएगी। इसमें मान रखो तो -1/2m, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। के की वैल्यू क्या है अपनी 9 इंटू 10⁻9, और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19, और एच क्रॉस की वैल्यू 1.054 इंटू 10⁻34 की स्क्वायर। ये सारे मान रख के जब आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, -21.7 इंटू 10⁻19 जूल के अराउंड लगभग आपकी ये एनर्जी आएगी। कितनी आएगी, -21.7 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर ये एनर्जी आएगी। इसको अगर आप किस में कन्वर्ट करते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी एक जगह किया था कन्वर्ट, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो इतने जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएंगे, वो आएगा हमारा लगभग -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, हमारी हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी। क्या है, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमने क्या निकाल लिया है, हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एनर्जी विड्थ ऑफ एक्साइटेड स्टेट। नेचुरल विड्थ ऑफ एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित ऊर्जा अवस्था है, उसकी विड्थ कितनी होती है नेचुरल, वो हम निकालते हैं। जैसे एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा है जिसकी एक ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो EA है, और उसकी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या है, EB। अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर वो ग्राउंड स्टेट में है, कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट में है, अगर इसको हम एक्साइट करते हैं तो ये किस में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। उसके बाद ये वापस किस में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो वो जो समय जितने के लिए रुक सकता है वो होता है लगभग 10⁻⁸ सेकेंड, जो क्या कहलाता है, इस उत्तेजित ऊर्जा अवस्था का टाइम या विश्रांति काल, इसमें कितने समय के लिए रुक सकता है वो समय कहलाता है। अर्थात इस एक्साइटेड एनर्जी स्टेट के लिए समय जो रुक सकता है TB, उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10⁻⁸ सेकेंड। अब हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से देखा था, क्या देखा था, डेल्टा E डॉट डेल्टा T है वो क्या है H×2 से क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। तो हम मान लेते हैं लगभग H×2 के बराबर है। तो ये जो लेवल हमारा E है वो EB है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा EB डॉट डेल्टा T की जगह क्या रख दें, TB, क्योंकि TB वो समय है जिस समय के लिए ये रुक सकता है, वो हमारा लगभग H×2 के बराबर हो गया।
तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा ई बी कितना आ जाएगा, एच क्रॉस अपॉन 2 इंटू टी बी। ये डेल्टा ई बी क्या है, ये बता रहा है हमें कि ये जो हमारा जो एक्साइटेड लेवल है वो क्या है, इसकी कुछ न कुछ विड्थ है, क्या है, कोई चौड़ाई है। इस लेवल की जो एनर्जी है वो हमारी क्या बता रही है, इसकी एनर्जी में अनसर्टेनिटी बता रही है। और इस डेल्टा ई बी को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल विड्थ ऑफ एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, जिसका मान कितना आएगा 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन 2 इंटू टी बी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 10⁻⁻8 सेकेंड। कोई दिक्कत है क्या इसमें, तो 2 से इसको काट दो 0.5 आएगा लगभग, और -8 और ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻26 क्या आएगा जूल, जिसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻27 जूल। अगर इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁻26 7 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डेल्टा ई बी। ये क्या है हमारी एनर्जी विड्थ ऑफ एक्साइटेड स्टेट। अब हम देखते हैं इसका जो अंतिम एप्लीकेशन है वो है नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो वर्णक्रम रेखा होती है स्पेक्ट्रल लाइन, उसकी विड्थ है वो कितनी होती है, वो क्यों आती है। जैसा कि हमने अभी देखा है, अगर ये हमारी ग्राउंड स्टेट है और ये हमारी एक्साइटेड स्टेट ई बी है, तो एक्साइटेड स्टेट है उसकी एक फिक्स एनर्जी नहीं होती है। हमने अभी चेक किया है डेल्टा ई बी है, उसकी कोई न कोई वैल्यू हमारे पास आती है। इसका मतलब ये जो लेवल है एक्साइटेड लेवल है उसकी एनर्जी इस रीजन में कुछ भी हो सकती है, डेल्टा ई बी रीजन में हो सकती है, नहीं हो सकती। अब जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है, किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, वर्णक्रम जिसको हम कहते हैं वो मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट में है, वो किस में जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, और वहां से क्या आएगा ये वापस आएगा। जब ये वापस आएगा तो क्या करेगा, एक फोटोन एमिट करेगा। क्या करेगा, एक फोटोन एमिट करेगा, जिस फोटोन की कुछ न कुछ एनर्जी होगी, जिसको हम किसके बराबर लिखते हैं, एच न्यू ऊर्जा का फोटोन वो एमिट करेगा। और ये एनर्जी होनी कितनी चाहिए, इन दोनों लेवल्स के बीच के गैप के बराबर एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं अगर ये यहां से यहां तक जाता, ई बी की एनर्जी अगर फिक्स होती तो हमें क्या मिलता, इस एनर्जी के बराबर का फोटोन हमें मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन यहाँ हमारी एनर्जी फिक्स नहीं है। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच के वापस आया हो सकता है यहाँ पहुंच के आया हो सकता है यहाँ पहुंच के आया हो। तो इसकी जो एनर्जी, एक्साइटेड लेवल की एनर्जी का जो गैप है डेल्टा ई बी, उसकी वजह से इसमें क्या आएगी, विड्थ आएगी। तो हम देख लेते हैं कि उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा कितनी आएगी। उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा है वो कितनी आएगी, इसमें थ्योरी आप अपने हिसाब से लिख लेना, नोट्स बना लेना। वो कितनी आएगी, फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी आएगी, अगर ये फिक्स लेवल होता तब तो कितनी आती, इस लेवल की ऊर्जा माइनस इस लेवल की ऊर्जा, लेकिन इसकी एनर्जी फिक्स नहीं है। वो क्या हो सकती है, इस ई बी से डेल्टा ई बी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो प्लस माइनस डेल्टा ई बी माइनस, ये तो क्या आ गई हमारी एनर्जी एक्साइटेड लेवल की, और माइनस जो ग्राउंड स्टेट का लेवल है ई ए के बराबर आएगी या नहीं आएगी एनर्जी। और ये एनर्जी हमारी किसके बराबर होनी चाहिए, फोटोन की ऊर्जा के बराबर। जो भी फोटोन यहाँ से निकलेगा उसकी ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए, अर्थात ये हमारी होनी चाहिए एच न्यू प्लस
डेल्टा न्यू के बराबर होनी चाहिए, तो न्यू का मैं इसमें भाग दे देता हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, न्यू प्लस डेल्टा न्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, ई बी प्लस माइनस डेल ई बी माइनस ई ए अपॉन एच के बराबर आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ई बी माइनस ई ए अपॉन एच प्लस माइनस डेल ई बी अपॉन एच। ये हमारा क्या होता है, न्यू ऊर्जा का फोटोन, और ये हमारा क्या है, प्लस माइनस डेल न्यू के बराबर है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके एक्साइटेड एनर्जी में गया है और एक्साइटेड स्टेट से जब वापस आया है, तो जो स्पेक्ट्रम होता है, आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा होगा, उसमें इस तरीके से आपको क्या मिलती हैं, लाइन्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं, लाइन्स मिलती हैं। लेकिन वो लाइन क्या होती हैं, वो लाइन क्या होती हैं, मोटी दिखाई देती है। वो मोटी क्यों दिखाई दे रही है, वो इसलिए दिखाई दे रही है, इसकी वजह से दिखा रही है। अगर हमारा एक्साइटेड लेवल है वो एक फिक्स एनर्जी का है, तब तो एक फिक्स एनर्जी की लाइन मिलेगी डेल, जिसकी आवृत्ति न्यू होगी। लेकिन अगर लेवल की विड्थ है कुछ, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा न्यू। अर्थात हमारी लाइन है वो अगर यहाँ पे न्यू है, तो उसके इधर भी डेल्टा न्यू और इधर भी डेल्टा न्यू दूरी तक एक लाइन मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी हमें। और हमें एक लाइन कैसी दिखाई देगी, एक मोटी लाइन दिखाई देगी, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल विड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल विड्थ कहते हैं। तो ये हमारे हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।